जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी खूब अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोगों की उर्दू ज़ुबान की चौथी क्लास है। जिन्होंने इससे पहले 3 क्लास नहीं देखी है उसको देख लें। क्लास हम लोगों की थोड़ा सा लंबी है क्योंकि एक एक वीडियो में बहुत सारे चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसी को देखते हुए आज की क्लास जो है असनाफ़ अदब। असनाफ़ अदब ये बहुत ही लंबा टॉपिक है क्योंकि अदब जिसको हम लिटरेचर कहते हैं उसकी बुनियादी तौर पे कोई भी ज़ुबान हो उसकी दो किस्में होती हैं, एक नस्र एक नज़्म। नस्र जिसको हम प्रोज़ कहते हैं, नज़्म जिसको हम पोइट्री कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। असनाफ़ नस्र में दास्तान है, नावल है, अफ़साना है, ड्रामा है, मज़मून है, मक़ाला है, इंशाइया है, सवानेह है, ख़ाका है, सफ़रनामा है, हिकायत है, तनक़ीद है, तहक़ीक़ है, तबसरा निगारी है। इतने सारे टॉपिक आपके नस्र के हैं, ठीक है। इसी के साथ नज़्म में हम देखेंगे कि शेर क्या है, मिसरा क्या है, वज़न क्या है, बहर क्या है, काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या है, मतला क्या है, मक्ता क्या है, फिर गज़ल क्या है, कसीदा क्या है, मरसिया क्या है, मसनवी क्या है, और इसी के साथ रुबाई क्या है और क़िता क्या है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे सब दिख रहा है। इसी के साथ नज़्म क्या है, हम्द क्या है, नात क्या है, मुखम्मस क्या है, मुसद्दस क्या है। इतने सारे टॉपिक को आज की क्लास में हर एक टॉपिक को हम लोग डिटेल से समझेंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब एक एक करके चलते हैं। देखिए शुरू में आपका सलेबस है। सलेबस में देखिए शुरू ही में दिया हुआ है दूसरे नंबर पे कि असनाफ़ अदब क्या है। असनाफ़ अदब जिसमें हम क्या नस्र और नज़्म, सलेबस में बस यही दिया है। अब असनाफ़ अदब नस्र और नस्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं, नज़्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सब को आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अब दूसरा जो है यानी पेपर सेकंड के लिए जो क्लास 6 से 8th के लिए उसमें भी ये दिया हुआ है असनाफ़ अदब यानी नस्र और नज़्म। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको स्टडी मटेरियल इसी के साथ आप यहाँ वीडियो की लिंक हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आप नए हैं तो चैनल का हिस्सा बन जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी के साथ लाइक भी करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कोई आपका मशवरा है कि कुछ और नई चीज़ें पढ़ानी है क्या है। वैसे मैं सलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ और आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों को शेयर कर दें, आपका चाहे डिप्लोमा के आप हों या बीएड के स्टूडेंट हों, अपने कॉमन ग्रुप में भेज दीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। मैंने मज़ामीन के बारे में डिटेल से आपको बता ही दिया है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि इतने सारे कंटेंट हैं किसमें, असनाफ़ नस्र में। और फिर शेर में यानी असनाफ़ अदब में से शेर में उसमें हम शेर, मिसरा, वज़न, काफ़िया, मतला, मक्ता और इसी के साथ गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई, क़िता, नज़्म और हम्द व नात, मुखम्मस, मुसद्दस, सबको एक एक करके चलिए देखते हैं। आप अगर मोबाइल पे देख रहे हो तो अपना मोबाइल ऐसे लेटा लीजिए, मतलब लैंडस्केप मोड में। जब आप लेटा कर देखेंगे तो आपको ये जो स्लाइड है ये आपको बड़ी दिखेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दास्तान। दास्तान को इंग्लिश में फिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्शन। देखिए आप टी स्टेट के अलावा किसी भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर उर्दू आता है तो सबके लिए ये वीडियो पूरी तरह मुफीद, फ़ायदेमंद है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अफ़सानवी अदब में दास्तान सबसे क़दीम है। दास्तान क्या है? सबसे क़दीम है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दास्तान क्या है? सबसे पुराना है। दास्तान का फ़न बयानिया होता है, यानी बयानिया इसमें कोई किसी चीज़ का
बयान यानी डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। दास्तान किसी एक वाक़या पर मबनी नहीं होता। दास्तान में कोई एक वाक़या नहीं होता, एक किस्से के ख़ात्मे से पहला दूसरा शुरू हो जाता है। दास्तान में क्या होता है, एक किस्सा ख़त्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। और क्या पॉइंट है दास्तान में, देखिए हर एक किस्सा एक ख़ास अंजाम को पहुंचता है। कोई भी किस्सा हो एक ख़ास अंजाम को यानी एक अपने मंजिल को पहुंचता है। दास्तान में एक मरकज़ी किरदार होता है, यानी पूरा जो दास्तान में कोई एक दास्तान शुरू हो रही है तो उसमें एक किस्सा शुरू हो रहा है, तो उसमें एक मरकज़ी यानी सेंट्रल पॉइंट एक होता है, उसी के बीच वो किस्सा घूमता रहता है। आमतौर पर दास्तान का अंजाम खुशगवार होता है। इसके हर एक हिस्से में तहय्युर और तजस्सुस को कायम रखा जाता है, यानी जब आप पढ़ेंगे आपके दिल में आता है कि अरे अब क्या होने वाला है। तजस्सुस, आप जानने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद क्या होगा, ताकि आप पूरा दास्तान पढ़ें। आप देखेंगे अल्फ लैला, ठीक है, ये भी एक दास्तान है, उर्दू ज़ुबान में मौजूद है। फिर आप देखेंगे यूसुफ़ और ज़ुलेखा का किस्सा, ये भी एक दास्तान की तरह है। इसी तरह उर्दू ज़ुबान में बहुत सारे दास्तान लिखे गए हैं, ठीक है। उम्मीद है कि दास्तान के बारे में अगर सवाल आता है तो इंशाअल्लाह आप इसके पॉइंट को याद रखिएगा। अब एक है नाविल। नाविल को इंग्लिश में भी नाविल कहते हैं। नाविल क्या है, नसरी बयान का फ़न है, ठीक है। आपको पता है प्रोस का एक हिस्सा है जिसकी तश्कील में प्लाट, किरदार यानी एक रोल और तर्ज़ अदा और नुक्ते नज़र की ख़ास अहमियत होती है। किस्सा आप नाविल क्या है, नाविल थोड़ा सा लंबी होती है, ठीक है। एक एक किताब पूरी एक नाविल हो जाती है, ठीक है। नाविल की तिवालत की कोई हद मुकर्रर नहीं होती, यानी एक लंबी चौड़ी उसकी एक हद होती है। इसके लिए किसी ख़ास मौजू की क़ैद नहीं होती। एक नाविल में बहुत सारे मौजू पाए जाते हैं। नाविल की जदीद अहद की का रज़मिया, नाविल को जदीद अहद का रज़मिया भी कहा जाता है। आप देखेंगे नाविल की इतनी मोटी मोटी एक किताब होती है, ठीक है। नाविल के बारे में आप समझ गए। आप एक तरह समझ सकते हैं, एक किस्से की लंबी फॉर्म उसको क्या कहेंगे, नाविल, जिसमें एक प्लाट होता है, उसमें एक हीरो होता है और वो किस्सा जो है एक लंबा चलता है, उसको हम नाविल कहते हैं। अब है अफसाना। अफसाना क्या है, एक ऐसी नसरी सिन्फ है जिसमें किसी एक वाक़या या ज़िंदगी के एक पहलू को कम से कम लफ्ज़ों में बयान करना। अफसाना क्या है, लाइफ के एक पार्ट को कम से कम अल्फाज में बयान करना। अफसाने में बयान का ऐसा उसलूब इख्तियार किया जाता है कि दिलचस्पी कायम रहे। कोई भी रहे, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंजॉय आएगा, ठीक है। आप बिल्कुल ख़त्म किए बगैर उठेंगे नहीं और मकसद भी वाज़ेह हो जाए, ठीक है। इसी के साथ ये भी ज़रूरी है कि तअस्सुर की वहदत हर हाल में बरकरार रहे, यानी अगर आप कोई अफसाना पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपके अंदर कोई एक फीलिंग उभर के आए पढ़ने के बाद, ठीक है, इसका ख्याल रखा जाता है। अफसाना में और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अफसाना को कहानी भी कह सकते हैं। अफसाना को एक नशिस्त में पढ़ा जा सकता है, यानी अफसाना छोटा सा रहेगा, आप 5 से 7 मिनट के अंदर एक अफसाना पढ़ सकते हैं, ठीक है। अक्सर अफसाना किसी एक किरदार पर मरकूज़, यानी एक रोल होता है, उसी पे वो मरकूज़ यानी सेंटर होता है। अफसाना में प्लाट, किरदार, टेक्निक और ज़ुबान व उसलूब की ख़ास अहमियत होती है, ठीक है। अफसाने में ज़ुबान तख्लीक़ी होनी चाहिए, यानी उसमें जो ज़ुबान है यानी क्रिएटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे ड्रामा। हम बच्चों को ड्रामा यानी रोल प्ले करके पढ़ाते हैं। अब ड्रामा क्या चीज़ है, देखिए, ड्रामा वो फ़न है जिसमें एक प्लाट और किस्सा होता है जो किरदारों यानी उसमें जितने लोग हैं सबका अलग अलग रोल रहेगा, ठीक है। मुकालमों, अब जिनका जिनका जो रोल रहेगा वो डायलॉग बोलेंगे और अदाकारी के ज़रिए, अदाकारी यानी किसी का चोर का रोल है तो चोर बन के आएगा, किसी का पुलिस का है पुलिस बन के आएगा, कोई हेडमास्टर का हेडमास्टर बन के आएगा। तो इस तरह का सबका अलग अलग रोल होता है। नाजरीन के रूबरू अमली तौर पर पेश किया जाता है और रोल प्ले के ज़रिए अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे अच्छे मेथड माना जाता है।
ड्रामा दरअसल स्टेज का फ़न, ज़ाहिर सी बात है इसको स्टेज पे आकर के अदा किया जाता है। आजकल देखेंगे नुक्कड़ नाटक जो होता है, ठीक है, बाज़ारों में, यानी जो सोशल वर्कर होते हैं समाज की बुराइयों को नाटक नुक्कड़ के ज़रिए उसको दिखाते हैं, ठीक है। और रेडियो ड्रामा भी आप सुनते होंगे, इसी के साथ टेलीविज़न पे भी ड्रामा आता है, ठीक है। तो ड्रामा के बारे में आपको पता होगा। हम आगे चलते हैं। ये चलिए, ड्रामा हो गया। ड्रामा के बाद क्या है, आपका मजमून आता है। कहा जाता है ना इस टॉपिक पे मजमून लिखो, मजमून यानी एस्से। अब मजमून क्या चीज़ है देखते हैं। नस्र की वो सिन्फ है जिसमें किसी मौजू पर तसलसल के साथ इस तरह इजहार ख्याल किया जाता है कि एक मरबूत तहरीर बन जाती है। आपको पता है उसकी एक शुरुआत होती है, तारुफ होती है, बीच में सेंट्रल आइडिया लिखते हैं, आखिर में इख्तिताम होता है। मौजू मजमून यानी किसी एक टॉपिक पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कहा गया कि आप घर से आए, आप नानी के यहाँ से आए, उस पर लिखिए, ठीक है। या किसी भी चीज़ पे आप ईद पे लिखिए, बकरा ईद पे लिखिए, किसी भी टॉपिक पे मजमून लिखाया जाता है। या आजकल की इलेक्शन पे आप लिखिए। मकाला, देखिए मकाला मजमून छोटा होता है, मकाला थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। मकाला को आप इंग्लिश में कहेंगे आर्टिकल, ठीक है। गैर शख्सी और मालूमाती मजमून। मकाला क्या है, आर्टिकल क्या है, किसी एक अच्छे मजमून पर। जैसे आप देखेंगे कोरोना चल रहा था, कोरोना के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या फ़र्क है, इस तरह पे इस पर आप एक मकाला लिखिए, ठीक है। मकाला थोड़ा सा लंबा होता है। अब है इंशाइया, ये भी किस्म है। ए नस्र की वो सिन्फ है जिसमें किसी मौजू को बेतकल्लुफ़ी के साथ बग़ैर किसी मंतकी तरतीब के दिलकश और ख़ूबसूरत बनाकर पेश किया जाता है इंशाइया को, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे सवानेह, कहते हैं ना सवानेह हयात, मतलब आम तौर पर किसी मशहूर व मुमताज़ हस्ती की हयात ज़िंदगी और उनके कारनामों को रूबरू बयान की जाती है। सवाने लोग लिखते हैं, कोई अच्छी शख्सियत गुज़री है, आप उनके बारे में लिख रहे हैं तो वो सवाने है। अपनी हालात ज़िंदगी पर ख़ुद तहरीर किया, जैसे ऑटोबायोग्राफी आप सुनेंगे। ऑटो का मतलब अपना, स्वयं, यानी आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपने कैसी पढ़ाई की, कहाँ कहाँ आपको क्या क्या तजर्बे हासिल हुए, जो अपने बारे में लिखते हैं उसको भी यानी सवाने ज़िंदगी का एक हिस्सा माना। लेकिन वो ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। अपनी हालात ज़िंदगी ख़ुद तहरीर करना, आप बीती यानी जो आपके ऊपर बीती है उसको, या ख़ुद नविश्त कहलाते। आप बीती उसको क्या कहेंगे, आप बीती, यानी अपने आप के ऊपर जो कुछ बीती हुई है, या ख़ुद नविश्त कहलाते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। आगे है खाका। खाका क्या है, ऐसी नसरी सिन्फ है जिसमें किसी शख्स के नुकूश इस तरह उभारे जाते हैं कि उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ उजागर। खाका यानी किसी शख्स के ऊपर एक खाका लिखा जाता है, उसकी अच्छाई बुराई दोनों को कारी के सामने एक जीती जागती तस्वीर आ जाती है, यानी उसके बारे में यानी क्रिटिकल एनालाइज किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक सफ़रनामा क्या है, इसमें मुसन्निफ़ अपने सफ़र के अहवाल और तजर्बात तख्लीक़ी अंदाज में बयान करता है। वो सफ़र के दौरान डायरी की शक्ल में नोट करता रहता है। जैसे आपने मान लो आप हैदराबाद से दिल्ली का सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब हैदराबाद से दिल्ली जर्नी 24 घंटे से ज़्यादा की हो जाती है, ठीक है। आपने सफ़र के दौरान जो कुछ देखा, ट्रेन में आपने जो कुछ फेस किया, फिर उतर करके आप दिल्ली घूम रहे हैं, वहाँ लोगों से जो आपने मुलाकात की, क्या क्या चीज़ें देखी, ठीक है, उन चीज़ों को अगर लिखते हैं तो सफ़रनामा कहते हैं। इसमें गांव, शहरों, मुल्कों की तारीख़, जोग्राफिया, सियासी समाजी हालात, मौसम वग़ैरह के बाशिंदों के रहन सहन, खाने पीने के तरीक़े, वहाँ के रस्मों और रवायतों का ज़िक्र। कहीं जाकर बहुत से लोग टूर में जाते हैं, आप देखेंगे हैदराबाद में अब यही छुट्टी होती है, लोग इधर क्या नाम है, बेंगलोर से या बॉम्बे से बहुत से लोग आते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, सब चले जाते हैं। तो टहल घूम कर जो कुछ उन्होंने देखा,
देखने के बाद जो लिखते हैं उसको सफ़रनामा कहते हैं उर्दू में। अब आगे है हिकायत। ऐसा मुख्तसर किस्सा है जिसमें कोई अखलाक़ी सबक मिलता है। हिकायत में यानी छोटा छोटा होता है, उसमें परिंदों की ज़ुबान में लिखा जाता है। ठीक है, आप देखेंगे बाज़ार में चंपक, चंपक देखे होंगे, चंपक इंग्लिश में आता है, उसमें क्या है, उसमें परिंदों यानी चौपायों की ज़ुबान में लिखा जाता है, लेकिन आदमी के अखलाक को उसमें ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, अक्सर हिकायात के किरदार चौपाए और परिंदे वगैरह होते हैं। ठीक है, उनका रोल। तनकीद कहा जाता है ना, किसी चीज़ पे तनकीद करो। तनकीद क्या है, इसके लुग़वी माने परखना, खरे खोटे की पहचान करना। इस्तिलाह में क्या कहेंगे, खूबियों खामियों का सही अंदाज़ा लगाना, तनकीद करना। आपको दिया जाता है कि आप इस पर यानी इस चैप्टर पे इस पर कोई तनकीद कीजिए, यानी उसकी अच्छाई बुराई को ज़ाहिर कीजिए। तहक़ीक़, तहक़ीक़ कहते हैं हक़ाइक़ की तलाश। कोई टॉपिक मिल जाता है, उस टॉपिक के बारे में आपको रिसर्च करके लिखना होता है, जिसको आप तहक़ीक़ कहते हैं। तहक़ीक़ जैसे आप देखेंगे कोई चीज़ लिखना, शहद की मक्खी को आप देखते हैं ना, अलग अलग फूल पे बैठ बैठ करके वहाँ से फूल चूस करके एक शहद बनाती है। इसी तरह आप इधर उधर से पढ़ करके एक नई चीज़, तख्लीक का मतलब एक क्रिएटिव चीज़ या नई चीज़, जब आप कुछ लिखते हैं उसको तहक़ीक़ करते हैं, हक़ाइक़ की तलाश करते हैं। उसके साथ तनक़ीद का बड़ा रिश्ता होता है, यानी तहक़ीक़ के साथ तनक़ीद जुड़ी होती है। अब तबसरा निगारी क्या है, किसी किताब के अहम या गैर अहम होने पर मुतअल्लिक़ नाक़िद या मुबस्सिर के ख़याल। तबसरा आपको कहा जाता है ना, बुक रिव्यू कीजिए। आप पढ़े होंगे बीएड में भी या डीएलएड में भी पढ़े होंगे, बुक रिव्यू, यानी किसी भी किताब पे आप तबसरा निगारी कीजिए कि किताब में कितने चैप्टर हैं, कितने मज़ामीन हैं, किस तरह से लिखे गए हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसको तबसरा निगारी कहते हैं। अब ये नस्र में असनाफ़ अदब में नस्र की जो हैं, असनाफ़ नस्र में इतनी सारी चीज़ें आती हैं। अब हम शेर में देखते हैं। अब देखते हैं शेर क्या है, मिसरा क्या है, वज़न क्या है, बहर क्या है। थोड़ा सा मुश्किल है, आप बने रहिएगा, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं शेर। शेर वो कलाम है जिसमें लफ्ज़ों की एक ख़ास तरतीब यानी मौज़ूनियत हो और उसे पढ़ सुनकर एक ख़ास असर पैदा हो जाए। एक शेर में बहुत सारी बातों के मजमूए को इकट्ठा किया जा सकता है, शेर की वो खूबी होती है। ठीक है, अब जैसे कि एक शेर है, आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हर एक बात पे कहते हो कि तुम क्या हो, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। जैसे इसका पस मंज़र, दो लोग आपस में थे दोस्त, और कुछ बातें तू मैं होने लगी, और बाद में क्या हुआ, एक दूसरे में लड़ाई हो गई। अब एक दूसरे को गाली गलौज, और तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, कैसे लड़ाई होती रहती है। उसी में दूसरे ने देखा कि लड़ाई की नौबत हो रही, उसने एक शेर कह दिया। जैसे शेर, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, कहते नहीं तू क्या है, तेरी औकात क्या है, वही शेर कह रहा, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। यानी दोस्त के साथ बात करने का एक तरीक़ा है, या अंदाज़ है, या आपका तर्ज़ है, तो आदमी समझ जाता है। ठीक है, और अपने बात से मुखर जाता है। तो ये शेर की खासियत होती है। और देखते हैं, जैसे मोमिन का एक शेर है, मैंने इकट्ठा किया है। कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, तो बयां से पहले ही भूलना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अब दोस्त ने महसूस किया, यार मैंने गुस्से में क्या क्या कह दिया, तो इस तरह से शेर कह दिया कि अगर बुरी लगी हो, मुझे याद हो कि ना याद हो, उसको माफ़ करना। ठीक है, हसरत मोहानी का शेर है, उन्होंने शेर की तारीफ़ किस तरह से की है। शेर दर असल हैं वही हसरत, ठीक है, सुनते ही दिल में जो उतर जाएं। ठीक है, ये शेर की खूबी। और शेर में बहुत सारी चीज़ हैं, काफ़िया भी पाया जाता है, रदीफ भी पाया जाता है, वो भी हम देखते हैं। शेर हो गया। अब एक मिसरा होता है, आप बहुत सुनते हैं मिसरा एक मिसरा कहिए, मुशायरे में बहुत सुनते हैं मिसरा कहिए। मिसरा क्या है, शेर दो मौजू सत्रों का मजमुआ। शेर में क्या होता है, दो सत्र होती है, दो लाइन होती है, इस तरह हर सत्र को मिसरा कहते हैं। अब मिसरा समझ गए, एक शेर में जो दो सत्र है, पहला एक मिसरा, दूसरा मिसरा।
पहले मिसरे को मिसरे ऊला, दूसरे मिसरे को मिसरे सानी। जैसे एक शेर देखिए, है जुस्तुजू की खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नज़र कहाँ। शायर कह रहा है मेरी तलाश है कि कोई एक महफिल में कि हमें सबसे हसीना सबसे खूबसूरत कोई मेरी महबूबा, यानी सबसे खूबसूरत कोई लड़की हमें मिल जाए। अब महबूब महफिल में देख रहा है, क्या रहा है जुस्तुजू की खूब से है खूब तर कहाँ, यानी सबसे खूबसूरत इस महफिल में कौन है, अब देखिए ठहरती है जाकर नज़र कहाँ, अब देखिए कहाँ जाकर मेरी नज़र टिकती है, किस खूबसूरती पे। ठीक है, ये क्या है, पहला क्या है मिसरे ऊला, दूसरा क्या है मिसरे सानी। इस तरह से अगर आप सीख लेते हैं तो आप मिसरे के बारे में इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। आगे है औज़ान व बहर, बहुत सुनते होंगे, यानी शेर में एक वज़न होता है, एक बहर का क्या है, इसको देख लेते हैं। बहर को नापने के लिए कुछ ख़ास अल्फाज हैं जो वज़न कहलाते हैं। जैसे जो बहरें हैं, ठीक है, जैसे फ़ऊलन फ़ऊलन मफ़ऊलन, ये सब बहर हैं, उसको नापने के लिए कुछ ख़ास अल्फाज जिसको हम वज़न कहते हैं। वज़न एक ऐसा पैमाना है जो शेर को नस्र से मुख्तलिफ बनाता है, क्योंकि शेर में कुछ ऐसे वज़न पाए जाते हैं जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं शेर और यानी नस्र और नज़्म में, पोइट्री और प्रोज़ में। ठीक है, देखिए मिसाल के ज़रिए आप समझिए, जैसे एक बहर है, ठीक है, क्या है फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन, पहले मिसरे में इतनी बहरें 1 2 3 4, फिर क्या है दूसरे में क्या है फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन। अब हम एक शेर लेते हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, यानी सितारों के आगे भी दुनिया है, शायर कह रहा, और इश्क के इम्तिहान, अभी आपने जब आशिकी की है अभी उसमें बहुत सारी चीज़ों का इम्तिहान लिया जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे किस तरह से, जैसे तख्ती मतलब काटना, इस तरह से आप काट सकते हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो ऐसे काटिएगा। जैसे फ़ऊलुन, तो क्या है फ़ऊ हम लिखते हैं सीता, लुन यानी रो, ठीक है, एक फ़ऊलुन हो गया, फिर फ़ऊलुन से आगे, ठीक है, यानी फ़ऊलुन, फिर क्या है फ़ऊलुन, तीसरा क्या है जहाँ, ठीक है, औ, ठीक है, यानी फ़ऊ, फिर क्या है औ यानी लुन, आगे क्या है रा, ठीक है, फ़ऊ भी लुन है, ठीक है, इस तरह से हम काटते हैं। अभी जैसे फ़ा आ भी यानी साकिन के साथ, तो क्या वो लुन यानी इश्क, इस तरह से हम काटेंगे। ठीक है, का के अम, इस तरह से पूरा हम काट सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे है दूसरा वज़न बहर का, क्या है मफ़ाईलुन 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 मफ़ाईलुन। इस वज़न पे शेर देखिए, उसको काट करके आप देख सकते हैं। जैसे हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। देखिए शायर कह रहा है कि हज़ारों ख्वा यानी फ़ा मफ़ाईलुन, देखिए फ़ा हज़ा, देखिए वज़न बैठ गया ना, ई रो लुन खा, इसी तरह हशे ए सी, इसी तरह पूरा आप काट सकते हैं। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आप समझ रहे होंगे एक मरतबा वीडियो में ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें, बहुत ना के। ठीक है, इस तरह से आप काट सकते हैं मफ़ाइलुन 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 की वज़न पे। एक लफ्ज़ आप सुने होंगे काफ़िया, क्या है वो लफ्ज़ जो एकसा आवाज़ और एकसा हरूफ पर ख़त्म होते हैं, उन्हें काफ़िया। काफ़िया जैसे एक शेर है, आखिर में अल्फाज एकसा हरूफ यानी एक जैसा पाया जाता है, उसको हम काफ़िया कहते हैं। और जैसे काफ़िया की हम मिसाल लेते हैं, ठीक है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, देखिए दम एक जैसा है, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम, दम कम एक जैसे है ना, ये दोनों क्या हैं काफ़िया की मिसाल है।
सितारों से आगे जहाँ और भी है। जहाँ दूसरे शेर में क्या है, अभी इश्क के इम्तिहा और भी इम्तिहा, जहाँ इम्तिहा दोनों एक जैसे हैं, क्या हैं, ये काफिया हैं। आगे है हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो ये हबाब और शराब एक जैसे हैं, है ना, तो ये क्या है, ये काफिया की मिसाल है। और आखिर में जो सी है, इसको आगे हम बताते हैं किसकी मिसाल है, ये आपकी रदीफ़ की बनेगी। हस्ती अपनी हबाब की सी है, यानी शायर कह रहा है जो हमारी हैसियत है एक हबाब यानी पानी के बुलबुले की तरह है। यानी जैसे बुलबुला एक दिन ख़त्म होता है, एक दिन इंसान भी मर जाता है। फिर क्या कहा, ए नुमाइश शराब की सी है। शराब, ये जो नुमाइश यानी दुनिया जो बहुत हसीन लग रही है, ये एक शराब है। शराब का मतलब, आप कभी रेत में जाइए और धूप कस के चमक रही हो, तो रेत के जो टीले हैं वो दूर से आपको क्या दिखते हैं, पानी। लेकिन जब आप उसके पास जाएंगे तो वो रेत के टीले नज़र आएंगे। तो क्या एक धोखा हुआ। तो यही है ये नुमाइश शराब की, ये जो हमको ऐश व इशरत, बड़े बड़े मकान, बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, क्या है, शराब है, एक धोखा है। ठीक है, चलिए, क्योंकि शेर बहुत अच्छे इसलिए मैं थोड़ा सा इसकी तशरीह कर दे रहा हूँ। अब ऊपर दिए गए शेरों में जैसे दम, कम, जहाँ, इम्तिहा, हबाब और शराब, ये सब क्या है, काफिया की मिसाल है। आगे देखते हैं रदीफ़। रदीफ़ क्या है, अशार में काफिया के बाद जो लफ्ज़ अल्फाज दोहराए जाते हैं उन्हें रदीफ़ कहते हैं। काफिया के बाद कुछ अल्फाज दोहराए जाते हैं, उन्हें रदीफ़ कहते हैं। जैसे आप मिसाल और लीजिए, और अच्छे अच्छे शेर देखिए। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, अब क्या है, आगे क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। क्या है, क्या है, ये क्या है, ये आपका रदीफ़ है। ठीक है, जो गुज़री मुझ पे मत उससे कहो हुआ सो हुआ, बला कशान मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। यानी शायर कह रहा है जो गुज़री मुझ पे मत कहो उससे हुआ सो, यानी जब इश्क लड़ रहा था, जब एक दूसरे से आशिकी चल रही थी, उसमें क्या है, कभी कभी जुदाई होती थी। तो बला कशान मोहब्बत, यानी जब आशिक का फ़िराक़, यानी आशिक माशूक दोनों अलग हो जाते हैं, तो उसमें जो परेशानी होती है, ठीक है, बला कशान मोहब्बत, उसमें जो तकलीफ़ होती है, पे जो हुआ सो हुआ, अब शायर कह रहा है अपने महबूबा से, वो सब जो सब तकलीफ़ हो उसको भूल जाओ। ठीक है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। देखिए ये सब एक जैसे ना, याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। देखिए, यानी शायर कह रहा है अपने महबूबा से, आपने वादा किया था कि हम तुमसे आशिकी करेंगे, उस वादे को याद दिला रहा है। वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ठीक है, आगे हम चलते हैं। मतला। मतला क्या है, गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी वगैरह के पहले शेर को मतला कहते हैं। शुरू में जब स्टार्ट होता है शेर, उसको क्या कहते हैं, मतला कहते हैं ना। जब शेर, जब कसीदा कहना शुरू करता है शेर, कहते हैं एक मतला। ठीक है, तो कहते हैं इरशाद हो। तो मतला की पहचान ये है कि उससे पहले शेर के दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ पाया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, मुसलसल बेकली दिल को रही है। ठीक है, मुसलसल बेकली दिल को रही है, गर जीने की सूरत तो रही है। अगर जीने की सूरत रही है तो बेकली यानी बेचैनी। ठीक है, रही है, देखिए वज़न पाया जा रहा ना। अब मख्ता, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस या कलमी नाम पेश करता है। कोई गज़ल कही जा रही है, उसके आखिर में जो होगा उसको मख्ता कहते हैं। जैसे हमारे घर की दीवारों पर नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। ये आखिर में, यानी गज़ल पूरी है, उसके आखिर में जो नासिर करके क्या है, शायर अपना तखल्लुस। इक़बाल कोई मुहर्रम अपना नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसी को दर्दे नेहा हमारा। इक़बाल यानी सारे जहाँ से अच्छे में से लिया गया है। आखिर में अल्लामा इक़बाल ने इसको पढ़ा है,
علامہ اقبال کے پورا جو ہے قصیدہ ہے، تو علامہ اقبال نے آخر میں اپنا تخلص پیش کیا، اسی کو کیا کہیں گے؟ مقطع، ٹھیک ہے۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، یعنی اقبال کہہ رہا ہے کہ کوئی اپنا محرم یعنی جو اپنا رشتہ دار کوئی دنیا میں نہیں ہے، معلوم کیا کسی کو درد نہا ہمارا، یعنی ہمارے دل میں جو تکلیف ہے اس کو ہم کیسے دوسرے کو بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، اب ہم شعری اصناف میں کچھ دیکھیں گے، غزل کیا ہے، قصیدہ کیا ہے، مرثیہ کیا ہے، مثنوی کیا ہے، رباعی کیا ہے، قطعہ کیا ہے، نظم کیا ہے، حمد و نعت کیا ہے، مخمس کیا ہے، مسدس کیا ہے۔ چلیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ اب پہلے ہم غزل دیکھتے ہیں۔ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف ہے، ٹھیک ہے، جس کا ہر شعر ایک معنوی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایجاز و اختصار، ایجاز و اختصار یعنی بہت لمبی چوڑی باتوں کو چھوٹے الفاظ میں کہنا، اس کو ایجاز اختصار اس کی خوبی ہوتی ہے۔ ردیف اور قافیہ کی پابندی کے ساتھ غزل کی مخصوص حیت، اب میں نے آپ کو بتا بھی دیا قافیہ کیا ہوتا ہے۔ شعر میں ایک یعنی دونوں مصرے میں، مصرے اولا مصرے ثانی میں ایک جیسے الفاظ، اور آخر میں اگر ایک جیسے ہوں گے اس کو ردیف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں، جیسا کہ یہ دیکھیے ایک پوری ایک غزل ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے، ایک دو پڑھتے ہیں۔ بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ دیکھیے جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، سب کیا ہے؟ قافیہ ردیف دونوں پایا جا رہا ہے۔ طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں، ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خود اپنا فیصلہ بھی عشق میں کافی نہیں ہوتا، اسے بھی کیسے کر گزریں جو دل میں ٹھان لیتے ہیں۔ جسے صورت بتاتے ہیں پتہ دیتی ہے سیرت کا، عبارت دیکھ کر جس طرح معنی جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تجھے گھاٹا نہ ہونے دیں گے کاروبار الفت میں، ہم اپنے سر تیرا اے دوست ہر احسان لیتے ہیں۔ فراق، اب دیکھیے آخر میں کیا ہے؟ اپنا تخلص پیش کیا نا، فراق گورکھپوری کا ہے۔ فراق اکثر بدل کر بھیس ملتا ہے کوئی کافر، کبھی ہم جان لیتے ہیں کبھی پہچان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں غزل میں کچھ چیزیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف، دیکھیے آپ نے دیکھا ہم قافیہ ہم ردیف ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، اور کیا کہا گیا؟ ہر مطلع کے بعد دوسرے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، عام طور پر شاعر غزل کے آخری شعر میں اپنا تخلص پیش کرتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا آخر میں فراق نے اپنا تخلص پیش کیا۔ غزل کا سب سے اچھا شعر شاہ بیت کہلاتا ہے، اسے بیت الغزل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پوچھ سکتے ہیں بیت الغزل کسے کہتے ہیں تو سب سے اچھا شعر۔ اب ہم دیکھیں گے قصیدہ۔ قصیدہ شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی کی تعریف یا مذمت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قصیدہ کہتے ہیں، پہلے کے لوگ دربار میں رہا کرتے تھے اور اب بادشاہ کے اعزاز میں قصیدہ کہتے تھے۔ اس میں تخیل کی پابندی، مبالغہ آمیزی، یعنی کوئی چیز بڑھا چڑھا کر کہا جاتا ہے، حیت آہنگی اور پرشکوہ الفاظ کا استعمال اس کی اہم خوبی ہے۔ اب جیسے ہے، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل، خبر اڑتی ہوئی آتی ہے مہابن میں ابھی، کہ چلے آتے ہیں تیرے تیرتھ کو ہوا پر بادل، نہ کھلا اٹھ پہر میں کبھی دو چار گھڑی، 15 روز ہوئے پانی کو منگل منگل، یعنی بارش نہیں ہو رہی ہے، شاعر اس کو بیان کر رہا ہے قصیدہ میں۔ کبھی ڈوبی کبھی اچھلی میں نو کی کشتی، بحر اخضر میں تلاطم سے پڑی ہے ہلچل، ٹھیک ہے۔ تلاطم مطلب جو اس کی لہریں ہوتی ہیں اس کو تلاطم کہتے ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ حیت کے اعتبار سے قصیدہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خطابیہ، ایک قصیدہ براہ راست مدح و ذم سے شروع ہوتا ہے، دوسرا تمہیدیہ، ایک قصیدہ اصل موضوع سے شروع ہوتا ہے، اس میں پہلے تمہید کے طور پر کچھ اشعار شامل کیے جاتے ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی دو قسمیں، ایک مدحیہ جس میں کیا ہے؟
तारीफ़ करते हैं। और हिजुइया, हिजो का मतलब क्या है, किसी की मजम्मत करते हैं। आगे देखते हैं कसीदा के अज्ज़ाए तरकीबी हस्ब ज़ेल हैं। कभी तशबीब, शायर तमहीद के तौर पर जो अशार कहता है उसे तशबीब कहते हैं। गुरेज़, वो शेर जो तमहीद व मदह में ताल्लुक़ पैदा करने के लिए कहे जाते हैं उन्हें गुरेज़ कहते हैं। मदह यानी मदह का मतलब क्या होता है, मदह में ममदूह की तारीफ़ की जाती है और इस तारीफ़ में उसके जाहो जलाल, अदल व इंसाफ, शुजाअत, सखात, इल्म व फ़ज़ल वग़ैरह को बयान किया जाता है। हुस्न तलब, शायर कभी कभी ऐसे अशार भी कहता है जिसका मकसद ममदूह से एज़ाज़ व इकराम हासिल करना। आखिर में कुछ ऐसे अशार कहेगा जिससे वो कुछ चाह रहा है, ठीक है। दुआ, कसीदा के आखिर में शायर ममदूह की सलामती और दराज़ी अमल के उम्र के लिए दुआ करता है, यानी उसकी उम्र दराज हो। अब हम मरसिया, मरसिया क्या है देखिए, मरसिया लफ्ज़ रसा से बना है। इसके माना है रोना, आह व बका करना, आह व बोका करना। मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान किए जाते हैं। इसमें वफ़ात पर रंजो गम का इजहार किया जाता है। मरसिए के लिए मुसद्दस की हैत मखसूस है, यानी 6 अशार आते हैं। जिस नज़्म वाक़यात करबला का बयान हो उसे मरसिया कहते हैं। मतलब इस तरह से, यानी जिसमें जैसे कोई भी मर गया किसी जंग में, ठीक है, अब उस पर कोई जो शेर कहा जाता है उसको मरसी, कोई गया जंग में शहीद हो गया, उस पर जो शेर कहा जाता है उसके औसाफ को बयान किया जाता है, ठीक है। जैसे मरसिया की एक मिसाल यहाँ है, चिल्लाए बसद गम मेरे भाई। अब किसी का भाई जंग में गया, मर गया, अब उस पर जो है एक मरसिया कहा जाता है, ठीक है। क्या दिल का है आलम मेरे भाई, मेरे भाई, क्यों चश्म है पूर्णम मेरे भाई, मेरे भाई, उखड़ा है तेरा दम मेरे भाई, मेरे भाई, सीने में अजल सांस ठहरने नहीं देती, हिचकी तुम्हें अब बात भी करने नहीं देती, ठीक है। इस तरह से मरसिया। अब हम मसनवी देखेंगे। मसनवी सना से है, इसके लुग़वी माना दो के होते हैं। मसनवी मुसलसल अशार के उस मजमूए को कहते हैं जिसमें शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं और हर शेर का काफ़िया बिलउमूम अलग होता है। इसमें अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती है, ठीक है। जैसे देखिए, गुले ची का जो अब पता मिला है, यूँ शाखे कलम में गुल खिला है, मिला है खिला है, एक अलग क्या है इसका, एक अलग काफ़िया है और काफ़िया रदीफ दोनों है, ठीक है। मिला खिला काफ़िया है और है रदीफ। ओ बाद चमन चमन खरामा, यानी वह बुकाओली परेशान, खरामा परेशान, यहाँ देखिए अलग रदीफ है तो वही कहा जा रहा है, ठीक है। गुलशन से जो खाक उड़ाती आई, इस शहर में आते आते आई, यहाँ अलग रदीफ़ है, ठीक है। देखा तो खुशी के चहचहे थे, गुले ची के शगुफ़े खिल रहे थे, देखिए यहाँ अलग है काफ़ी रदीफ़। और गुलबाग जना था जो जहाँ था, एक एक हज़ार दास्तां था, जहाँ था दास्तां था, यहाँ काफ़ी रदीफ़ अलग है। अब हम रुबाई देखते हैं। रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर नज़्म होती है। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे, ये क्या है हयाते जावेदानी, क्या है पहले देखो जहान फ़ानी, क्या है इस फ़िक्र में हो कि मौत क्या शय है रवां, ए भी समझे कि ज़िंदगानी क्या है। देखिए बीच में अलग हो गया, क्या है पहले और चौथे और तीसरे से मिल रहा है, इस तरह से कहा इसमें होता रुबाई में, ठीक है। वही कहा जाए इसका पहला, दूसरा और चौथा। देखिए पहला, दूसरा और चौथा एक तरह है ना, क्या क्या क्या, अब बीच में तीसरा क्या है, अलग काफ़ी रदीफ़ है, वही चीज़ कही जा रही है। रुबाई का चौथा मिसरा बहुत पुरज़ोर होता है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ामीन जैसे फ़लसफ़ा, अखलाक और अखलाक रंदी और सरमस्ती, ठीक है, मज़हब व तसव्वुफ़ और वाज़ पंद, हुस्न इश्क़ के अलावा शायर के तजर्बात और मुशाहदात होते हैं,
ठीक है। मुखम्मस क्या है? वो आसार जिसमें 4 मिसरों की काफ़िया रदीफ़ अलग होती है और 5वें मिसरे में काफ़िया रदीफ़ एक जुदा होता है और उसके लिखने का ख़ास अंदाज़ होता है। यहाँ देखिए 4 में काफ़िया रदीफ़ एक जैसी है और आखिर के 2 में एक जैसी, जैसे बेरोज़गारी ने ये दिखाई है मुफलिसी, बेरोज़गारी पे मुखम्मस यानी कहा जा रहा कुछ अशार। कोठे की छत नहीं है ये छाई है मुफलिसी, दीवारों के यानी बीच समाई है मुफलिसी, हर घर में इस तरह की भर आई है मुफलिसी, पानी का टूट जावे है जो एक बार बंद, इसको बंद भी देखिए, उसको बंद भी कहते हैं, इस तरह एक नज़्म में कई बंद, यानी इसको बंद भी कहते हैं। ठीक है, एक नज़्म में कई बंद होते हैं। मुसद्दस क्या है? ओछे अशार जिसके 4 मिसरों में काफ़िया रदीफ़ अलग होता है और 2 मिसरों में अलग। ठीक है, यहाँ देखिए मुखम्मस में 5वें में अलग था, यहाँ क्या था 4 में और आखिर 2 में अलग। देखिए नौकरी ठहरे है लेके, नौकरी ठहरे है ले दे के अब औकात अपनी। ठीक है, आगे है पेशा समझे ते जिसे हो गई ज़ात अपनी, अब ना दिन अपना रहा और ना ही रात अपनी, यानी नौकरी की तलाश में सब कुछ अपना खो दिया, जा पड़ी गैर के हाथों में हर एक बात अपनी। ठीक है, ये देखिए काफ़िया रदीफ़ एक है, अब आखिर के दोनों में अलग है। हाथ अपने दिले आज़ाद से हम धो बैठे, एक दौलत थी हमारे सिवा से खो बैठे, इसको भी बंद कहते हैं। इस तरह एक नज़्म में कई बंद होते हैं, जैसे कल जब आदमी नामा अपनी मदद आप नज़्में। ठीक है, अपनी मदद आप नज़्में, इस तरह की नज़्म जो है वो बंद कहलाते हैं। क़िता क्या है? क़िता के लुग़वी माना किसी शय के टुकड़े हिस्से के हैं। क़िता ऐसी नज़्म जिसमें किसी मज़मून का मुसलसल बयान हो, इसमें कम से कम 2 शेर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेर की कोई तादाद नहीं होती है। आम तौर पर इसमें मतला नहीं होता। ठीक है, शेर का दूसरा मिसरा हम काफ़िया होता है, इसमें शायर तसलसल के साथ एक ही कैफियत व ख़याल को बयान करता है। जैसे देखिए एक ही ख्याल कैफियत है, धूप और मीना। देखिए हल्की हल्की फवारे के दौरान में दफ़ातन सूरज जो बेपर्दा हुआ, मैंने ये जाना कि वहशत में कोई रोते रोते खिलखिला कर हंस पड़ा। ठीक है, ये किसकी मिसाल है? क़िता की। आगे देखिए नज़्म। नज़्म क्या चीज़ है? नज़्म शायरी की उस सिन्फ़ को कहते हैं जिसमें एक ही मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख़याल किया जाए, या एक ही तजर्बे का बयान, या एक ही वाक़या नज़्म में किया जाए। नज़्म की बहुत सी बड़ी सबसे बड़ी खूबी वहदत है, यानी उसमें यूनिटी पाई जाती है। आम तौर पर हर नज़्म का कोई ना कोई एक उन्वान होता है। ठीक है, जैसे देखिए एक नज़्म है, सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ए पैगाम, दुनिया है अजब चीज़ कभी सुबह कभी शाम, मुद्दत से तुम आवारा हो पहनाए फ़ज़ा में, बढ़ती ही चली जाती है बेमहरी अय्याम, न रेत के ज़र्रों पे चमकने में है राहत, बेमिसल सबा तूफ़े गुलो लाला में आराम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हैत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में हैं। क्या है? एक है पाबंद नज़्म, वह नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूल की पाबंदी की जाती है, यानी जिसमें बहर व काफ़िया की पाबंदी की जाती है। मुअर्रा नज़्म वो नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उसमें काफ़िया की पाबंदी ना हो, काफ़िया की पाबंदी नहीं होती मुअर्रा में। आगे है आज़ाद नज़्म, ऐसी नज़्म जिसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी है। जैसे आजकल जो लोग शेर कह रहे हैं उसमें काफ़िया रदीफ़ नहीं है, उसको आज़ाद नज़्म कहते हैं। उसके अरकान बहर में कमी बेशी हो सकती है, इसी की वजह से उसके मिसरे छोटे बड़े होते हैं।
उसमें जो बहर, जहाँ इससे पहले आपने बहर देखा ना, मफ़ऊलुन मफ़ऊलुन फ़ऊलुन फ़ऊलुन, उसमें उस तरह का नहीं पाया जाता है। एक होता है नसरी नज़्म, ये भी एक नई किस्म निकल के आई है। ये नज़्म छोटी बड़ी सतरों पर मुश्तमिल होती है। इसमें ना तो रदीफ़ व काफ़िया की पाबंदी होती है और ना ही बहर व वज़न, ना बहर पाया जाएगा, ना वज़न, ना काफ़िया, ना रदीफ़। ठीक है, एकदम नसर की तरह होगी। अब आखिर में हम्द व नात, अल्लाह की तारीफ़ में कोई बात कही जाए तो उसको हम हम्द कहते हैं, और सरवर कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखे जाने वाली नज़्म को हम नात कहते हैं। हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है और नज़्म में, और क्या नाम है, नात में क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है। देखिए, हमने थोड़ा सा वीडियो लंबी हुई, लेकिन असनाफ़ अदब का जो नस्र और नज़्म है उसमें से हर एक चैप्टर के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब उम्मीद है कि इसके बाद, ठीक है, इसके बाद अब इस तरह से अगर कोई सवाल आता है असनाफ़ अदब में से, नस्र नज़्म में से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जाते जाते अगर आपने लाइक नहीं किया है तो मेरे कहने से लाइक करके जाएं, ताकि एक मोटिवेशन बढ़े। और इसी के साथ आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसमें लिख सकते हैं, और नए हैं तो चैनल का हिस्सा बन जाएं। ठीक है, इसी तरह से वीडियो लंबी होगी, लेकिन हर एक चैप्टर के बारे में डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। तो बस आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, आपके खिदमत में हाज़िरी होगी। अस्सलामु अलैकुम।